उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वेरी गुड। सालिया ने बेहतरीन तजवीज़ दी है और मैं इसमें मज़ीद इजाफा ये करती हूँ कि सिर्फ वॉच टावर्स पर ही नहीं बल्कि लेबॉर्ट्री की चार दीवारी के अंदर भी बेहोश कर देने वाली गैस चारों तरफ से इस कदर मिकदार में फायर कर दी जाए कि अंदर मौजूद हर आदमी बेहोश हो जाए। फिर तमाम कार्रवाई आसानी से और यकीनी हो जाएगी। जूलिया ने कहा, गुड शो, आज ख़वातीन का डे है। वेरी गुड, ये वाकई ही बेहतरीन और काबिल अमल तजावीज़ हैं। इमरान ने कहा तो जूलिया और सालिया दोनों के चेहरों पर तेज़ चमक उभर आई। सफदर, तुम तनवीर के साथ इस कैबिन से बेहोश कर देने वाली गैस की गनें और मिसाइल ले आओ। तुम दोनों ने उकबी तरफ फायरिंग करनी है, जबकि कैप्टन शकील और सालिया सामने वाले वॉच टावर्स पर फायरिंग करेंगे। जॉजी फ्रंट की तरफ से अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करेगा। इमरान ने बाकायदा हिदायत देते हुए कहा। और तुम क्या करोगे? जूलिया ने चौंक कर पूछा। मैं मैट्रिक के इस तालिब इल्म की तरह नतीजे का इंतज़ार करूंगा जो नतीजा आने से पहले सारी रात जागता रहता है और हर लम्हे उसे फील हो जाने का धड़का लगा रहता है। इमरान ने जवाब दिया तो सालिया और जूलिया के साथ सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या तुम्हारा ख्याल है कि ये प्लानिंग फेल हो जाएगी? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। अरे नहीं, मैंने सिर्फ धड़के की बात की है। तालिब इल्म तो बहरहाल पास हो ही जाते हैं, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, अगर आपके जहन में कोई दूसरी बात है तो प्लीज़ बता दें। इस वक्त हमारी पोजीशन बेहद ख़तरनाक किस्म की है। सालिया ने कहा, मैं यहाँ इसलिए रुक गया हूँ कि जैसे ही तुम अंदर बेहोश कर देने वाली गैस की मिसाइल फायर करोगे मैं इस दीवार पर मिसाइल फायर कर दूंगा, क्योंकि जाहिर है कि दोनों साइडों पर और उनके दरमियान काफ़ी फासला है। सालिया ने जो मिसाइल चेक किए हैं इनमें इंतहाई ज़ोर असर बेहोश कर देने वाली गैस तो है, लेकिन इसके तासुरात भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए और फिर वो सभी तेज़ी से मुड़े और दरख्तों और झाड़ियों की ओट लेते हुए इस कैबिन नुमा मकान की तरफ बढ़ते चले गए जहां बेहोश कर देने वाली गैस की गनों की पट्टियां मौजूद थीं। जबकि इमरान वहां खड़ा रहा। वो सोच रहा था कि लेबॉर्ट्री में दाखिले के बाद असल मसला इन सलाजीम के खात्मे का था और ये बात उसकी समझ में ना आ रही थी कि उन्हें कैसे हलाक कर दिया जाए, क्योंकि इसके तौर पर ही ये मालूम न था कि इसकी तादाद कितनी है। ये ठीक है कि लेबॉर्ट्री से बाहर एक झील मौजूद थी, लेकिन बेशुमार अफराद को चाहे हो मखलूत नस्ल के ही हों बैक वक्त झील में डबोकर हलाक करना इसके ख्याल के मुताबिक तकरीबन नामुमकिन था। और ये भी उसे मालूम न था कि क्या ये सलाजिम गैस से बेहोश होंगे या नहीं, और इसी खौफ के पेश नज़र उसने फेल होने वाली बात की थी। लेकिन जाहिर है वो अपने साथियों के सामने इस वक्त ये खदशा जाहिर ना कर सकता था, वरना उनके हौसले पस्त हो सकते थे। थोड़ी देर बाद जोसेफ ने एक बड़ी मिसाइल गन और इसके मिसाइल बेल्ट लाकर उसके सामने रख दी। बाकी साथी भी वापस आ गए थे। तुम दोनों कितनी देर में उकबी तरफ पहुंचकर फायर कर सकते हो? इमरान ने सफदर और तनवीर से मुखातिब होकर कहा। हमें बहरहाल पौना घंटा लग जाएगा, क्योंकि वॉच टावर्स की चेकिंग से बचकर उकबी तरफ जाना पड़ेगा। सफदर ने कहा, ठीक है, अब अपनी घड़ियां मिला लो और अब से 1 घंटे बाद सबने फायरिंग का आगाज़ कर देना है। पहले वॉच टावर्स को निशाना बनाया जाएगा, फिर अंदर बेहोश कर देने वाली गैस के मिसाइल फायर किए जाएंगे और फिर मैं 5 मिनट बाद दीवार तोड़ने का अमल शुरू कर दूंगा। इमरान ने कहा, इमरान साहब, अंदर वो मखलूक सलाजीम भी तो मौजूद होगी, इसका क्या करना है? ऐसा ना हो कि वो यहाँ से निकलकर जंगल में फैल जाए। कैप्टन शकील ने कहा तो सब चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या वो बेहोश नहीं होंगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। कुछ कहा नहीं जा सकता मिस जूलिया, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। जो होगा देखा जाएगा, पहले हम अपने मिशन का तो आगाज़ करें, तनवीर ने कहा। तनवीर ठीक कह रहा है, हमने पूरी दुनिया को बचाने के लिए काम करना है, इमरान ने कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए और टारगेट की तरफ बढ़ने लगे। इमरान ने मिसाइल बेल्ट मिसाइल गन से मुंसलिक की। ये 10 मिसाइलों की बेल्ट थी और इमरान का अंदाज़ा था कि एक ही मिसाइल इस दीवार को उड़ा देगा, लेकिन इसके बावजूद उसने पूरी बेल्ट को लोड कर दिया था, क्योंकि उसे ये मालूम न था कि इस दीवार की दूसरी तरफ क्या कुछ बनाया गया है। हो सकता है कि मिसाइलों के लिए कोई खुसूसी इंतजामात किए गए हों। इमरान अभी तक वहीं रुका हुआ था जबकि उसके सारे साथी उसकी नज़रों से गायब हो चुके थे। फिर अचानक उसकी जेब में मौजूद ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई। ये वो ट्रांसमीटर था जो इमरान सरदार मातू के ऑफिस की मेज से उठा लाया था। उसने वहाँ फ़ोन का रिसीवर उठाकर एक तरफ रख दिया था ताकि अगर फ़ोन पर कॉल आए तो वो कनेक्ट ना हो सके। इसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंथनी कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के अल्फाज सुनते ही इमरान समझ गया कि लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी इंचार्ज की कॉल है।
यस सरदार मातू अटेंडिंग यू। ओवर। इमरान ने सरदार मातू की आवाज़ और लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन इंगेज आ रहा है, क्यों? ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, इसमें कोई खराबी हो गई है, क्यों कॉल किया? ओवर। इमरान ने लहजा सख्त बताते हुए कहा, क्योंकि वो बहरहाल इस मारतू एरिया का इंचार्ज और कबीले का सरदार भी था। तुम्हारे एरिया में पुरअसरार नकलो हरकत मार की गई है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान चौंक पड़ा। पुरअसरार नकलो हरकत? क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? ओवर। इमरान का लहजा मज़ीद सख्त हो गया। वॉच टावर से मुझे बताया गया है कि एक एक्रीमियन को तुम्हारे कैबिन से निकलते देखा गया है। ओवर। एंथनी ने कहा, एक्रीमियन? और यहाँ क्या तुम्हारे इस वॉच टावर पर अहमक लोग तैनात हैं? यहाँ एक्रीमियन कहाँ से आ गया है? ओवर। इमरान ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा, इतनी बात बहरहाल वो समझ गया था कि उसे ही चेक किया गया है, लेकिन उन्हें सिर्फ शुबा है क्योंकि सरदार मातू का कैबिन इंतहाई घने दरख्तों के दरमियान बना हुआ था, इसलिए लामहला उन्हें शुबा ही हो सकता था। क्या मतलब? क्या कह रहे हैं आप? दूसरी तरफ से एंथनी ने कतरे गुस्सेले लहजे में कहा, आइंदा अगर तुमने ऐसी अहमकाना बातें की तो मैं सेकंड हेडक्वार्टर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। यहाँ चिड़िया भी हमारी इजाज़त के बगैर नहीं उड़ सकती और तुम अजनबी एक्रीमियन इंसान की बात कर रहे हो। ओवर। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, ठीक है, आई एम सॉरी, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने भी ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे जेब में डाल दिया। सेकंड हेडक्वार्टर की धमकी उसने दानिस्ता थी। उसे मालूम था कि इस धमकी ने उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को सॉरी कहने पर मजबूर कर दिया था। उसने घड़ी देखी तो सिर्फ 10 मिनट गुजरे थे और उसे 1 घंटा गुजारना था। वो होंठ नीचे खामोश खड़ा था, लेकिन उसके साथ साथ उसके तमाम हवास पूरी तरह बेदार थे, क्योंकि मातो कबीले का कोई भी आदमी या कोई दरिंदा अचानक इधर आ सकता था। फिर तवील इंतज़ार का ये 1 घंटा भी गुजर गया। उसके साथ ही उसने मिसाइलों को नीचे से उड़कर वॉच टावर्स के अंदर गिरते हुए देखा। सामने के दोनों टावर्स पर मुसलसल बेहोश कर देने वाली गैस के मिसाइल गिर रहे थे। फिर इन मिसाइलों का रुख बदला और अब वो दोनों अतराफ से लेबॉर्ट्री की ऊंची चारदीवारी के अंदर फायर होने शुरू हो गए। इमरान घड़ी देख रहा था, पर जैसे ही 5 मिनट मजीद गुजरे वो हैवी मिसाइल गन उठाए तेज़ी से लेबॉर्ट्री की दीवार की तरफ बढ़ने लगा। फिर कुछ देर फासले पर जाकर उसने मिसाइल गन का रुख दीवार की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे फिजा खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। इमरान ने पहले ही राउंड में यके बाद दीगरे 4 मिसाइल दीवार पर फायर कर दिए थे और इन मिसाइलों ने दीवार का एक खासा बड़ा हिस्सा उड़ा दिया था और अब अंदर एक वसी और अरीज सहन का हिस्सा नजर आने लग गया था। इमरान दौड़ता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन दीवार के करीब आकर वो रुक गया, क्योंकि अंदर बेहोश कर देने वाली गैस के असरात बहरहाल मौजूद थे। थोड़ी देर बाद इसके साथी भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। सबसे आखिर में सफदर और तनवीर पहुंचे थे। जोसेफ, तुम और तनवीर बाहर रहोगे, क्योंकि धमाकों की वजह से यहाँ कोई भी आ सकता है। तुमने ख्याल रखना है कि उन्हें इस अंदाज में रोका जाए कि सारा कबीला यहाँ इकट्ठा ना हो जाए। इमरान ने कहा, आप बेफिक्र रहें बॉस, आप मातू कबीले के सरदार मैं हूँ, इसलिए मातू कबीला आपके खिलाफ कोई हरकत नहीं कर सकता। जोसेफ ने इंतहाई एतमीनान वाले लहजे में जवाब देते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जेब से वो पट्टी निकाली जो उसने सरदार मातू के गले से नोची थी और उसे अपने गले में बांध लिया। क्या इस पट्टी से कबीला तुम्हें सरदार मान लेगा? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे उनकी ज़ुबान भी आती है और ये भी मालूम है कि ये बड़े सांप के पुजारी हैं, अब मैं उन्हें आसानी से डील कर लूँगा। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि जोसेफ का जहन इन मामलात में किस तरह काम करता है। फिर इसने बाकी साथियों को अपने पीछे आने का इशारा किया तो वो सब टूटी हुई दीवार के बड़े से सुराख से गुजरकर इस लेबॉर्ट्री में दाखिल हो गए, जहां दाखिल होने से उन्हें रोकने के लिए ब्लैक थंडर ने एक लिहाज से अपने तमाम मिसाइल झोंक दिए थे। इमरान अपने साथियों समेत लॉर्गो शहर की इस रिहाइशगाह में मौजूद था, जहां से वो मिशन की तकमील के लिए रवाना हुए थे। इमरान इस वक्त मेज़ पर नक्शा फैलाए और कागजात का एक पूरा दस्ता साइड पर रखे इस पर झुका हुआ था। वो नक्शे को देख देख कर कागज़ पर पेन से मुख्तलिफ आदात लिखता रहा, फिर उन्हें काफ़ी देर तक ज़रब तकसीम करके नक्शे पर निशानात लगाने शुरू कर दिए। इस तरह वो मुसलसल काम कर रहा था, जबकि उसके साथी दूसरे कमरे में बैठे आपस में बातें करने में मसरूफ़ थे। अलबत्ता जोसेफ इमरान वाले कमरे के बाहर दरवाजे के करीब बड़े चुकन्ने अंदाज में खड़ा था, जैसे उसे खतरा हो कि किसी भी लम्हे इमरान पर हमला किया जा सकता है। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए सर उठाया और कुर्सी की पूंछ से सर टिका दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी थकावट के तासुरात नुमाया थे। जोसेफ, अचानक इमरान ने सीधे सादे लहजे में कहा,
यस बॉस, जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से कमरे में दाखिल होते हुए कहा। कॉफ़ी बना लाओ सबके लिए और साथियों को भी यहीं भिजवा दो, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक एक करके उसके सारे साथी इस कमरे में पहुंच गए। क्या हुआ इमरान साहब, काम हो गया है या नहीं? सफदर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, बड़ी दर्दसिरी करना पड़ी है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि मैं दुरुस्त मुकाम पर पहुंच गया हूँ, इमरान ने कहा। लेकिन इस लेबॉर्ट्री का खात्मा कैसे होगा? वो वहाँ दूसरे साइंसदान और मशीनरी भेज देंगे, जूलिया ने कहा। अब ऐसा उनके लिए भी मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि जिस ढांचे से वो DNA की क्लोनिंग करके सलाजीम की वजूद में ला रहे थे, मैंने जलाकर राख कर दिया है। सलाजीम के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन तमाम सलाजीम हमारे पहुंचने से पहले ही हलाक हो चुके थे। उनके DNA से भी मज़ीद सलाजीम वजूद में लाए जा सकते थे, इसलिए इन सबको इकट्ठा करके पेट्रोल छिड़क कर इनको भी मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है। वहाँ मौजूद तमाम साइंसदान भी हलाक कर दिए गए हैं और तमाम मशीनरी भी तबाह कर दी गई है। ख़ास तौर पर प्रोफेसर एडगर, जो इस सारे खेल का सरबराह था, वो भी हलाक हो चुका है, इमरान ने जवाब दिया। उसी में जोसेफ अंदर दाखिल हुआ तो उसने 2 ट्रे उठाए हुए थे जिनमें कॉफ़ी की प्यालियाँ मौजूद थी। ओह, मुझे कहना था मैं बना लाती, जूलिया ने चौंक कर कहा। जोसेफ ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी बनाता है, पी कर देखो, इमरान ने कहा। शुक्रिया बॉस, जोसेफ ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा। वो सबके सामने कॉफ़ी की प्याली रखकर अब सीधा खड़ा था। तुमने अपने लिए नहीं बनाई? इमरान ने पूछा। नहीं बॉस, जब मैंने शराब छोड़ दी है तो फिर ये कॉफ़ी क्या है, जोसेफ ने जवाब दिया। अरे ये तुम्हारे अफ्रीका की ही पैदावार है, इमरान ने कहा। यस बॉस, अफ्रीका में ऐसी कॉफ़ी कामाटी इस्तेमाल करते हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। कामाटी, इसका क्या मतलब हुआ? इमरान ने चौंक कर पूछा। किसी भी कबीले के गुलामों को कामाटी कहा जाता है बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। तो हम तुम्हारी नज़रों में गुलाम हैं, इस बार तनवीर ने गुस्सेले लहजे में कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि जोसेफ को जवाब देता, अचानक इमरान की जेब से ट्रांसमीटर कॉल की आवाज़ सुनाई दी तो सब भी इख्तियार चौंक पड़े। इमरान ने जल्दी से जेब से ट्रांसमीटर निकाला। ये वो ट्रांसमीटर था जो इमरान ने सरदार मातू के कैबिन से उठाया था। इमरान ने उसकी स्क्रीन पर दर्ज फ्रीक्वेंसी चेक की जहां उसे कॉल की जा रही थी, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि उसने पहले ही इस फ्रीक्वेंसी को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि ये ब्लैक थंडर के किसी सेक्शन हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी है। और गुज़िश्ता 2 घंटों से वो नक्शे पर जो काम करता रहा था, वो इस फ्रीक्वेंसी से मकाम का तयन था। फिर इसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, सेकंड हेडक्वार्टर कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे फौलादी गिरारियां एक दूसरे से रगड़ खा रही हों, और इमरान ये आवाज़ सुनकर भी इख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। यस सर, सरदार मातू बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने सरदार मातू की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। तुम कौन हो? तुम सरदार मातू तो नहीं हो, कौन हो तुम? ओवर। दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा गया तो इमरान समझ गया कि वॉइस चेकिंग कंप्यूटर ने वहाँ मौजूद तमाम साइंसदान भी हलाक कर दिए गए हैं और तमाम मशीनरी भी तबाह कर दी गई है। ख़ास तौर पर प्रोफेसर एडगर, जो इस सारे खेल का सरबराह था, वो भी हलाक हो चुका है, इमरान ने जवाब दिया। उसी में जोसेफ अंदर दाखिल हुआ तो उसने 2 ट्रे उठाए हुए थे जिनमें कॉफ़ी की प्यालियाँ मौजूद थी। ओह, मुझे कहना था मैं बना लाती, जूलिया ने चौंक कर कहा। जोसेफ ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी बनाता है, पी कर देखो, इमरान ने कहा। शुक्रिया बॉस, जोसेफ ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा। वो सबके सामने कॉफ़ी की प्याली रखकर अब सीधा खड़ा था। तुमने अपने लिए नहीं बनाई? इमरान ने पूछा। नहीं बॉस, जब मैंने शराब छोड़ दी है तो फिर ये कॉफ़ी क्या है, जोसेफ ने जवाब दिया। अरे ये तुम्हारे अफ्रीका की ही पैदावार है, इमरान ने कहा। यस बॉस, अफ्रीका में ऐसी कॉफ़ी कामाटी इस्तेमाल करते हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। कामाटी, इसका क्या मतलब हुआ? इमरान ने चौंक कर पूछा। किसी भी कबीले के गुलामों को कामाटी कहा जाता है बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। तो हम तुम्हारी नज़रों में गुलाम हैं, इस बार तनवीर ने गुस्सेले लहजे में कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि जोसेफ को जवाब देता, अचानक इमरान की जेब से ट्रांसमीटर कॉल की आवाज़ सुनाई दी तो सब भी इख्तियार चौंक पड़े। इमरान ने जल्दी से जेब से ट्रांसमीटर निकाला। ये वो ट्रांसमीटर था जो इमरान ने सरदार मातू के कैबिन से उठाया था। इमरान ने उसकी स्क्रीन पर दर्ज फ्रीक्वेंसी चेक की जहां उसे कॉल की जा रही थी, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि उसने पहले ही इस फ्रीक्वेंसी को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि ये ब्लैक थंडर के किसी सेक्शन हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी है। और गुज़िश्ता 2 घंटों से वो नक्शे पर जो काम करता रहा था, वो इस फ्रीक्वेंसी से मकाम का तयन था। फिर इसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, सेकंड हेडक्वार्टर कॉलिंग ओवर।
ट्रांसमीटर ऑन होते ही ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे फौलादी गिरारियां एक दूसरे से रगड़ खा रही हों, और इमरान ये आवाज़ सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। यस सर, सरदार मातू बोल रहा हूँ। ओवर। इमरान ने सरदार मातू की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम सरदार मातू तो नहीं हो। कौन हो तुम? ओवर। दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा गया तो इमरान समझ गया कि वॉइस चेकिंग कंप्यूटर ने इसकी आवाज़ को बतौर सरदार मातू ओके नहीं किया। तो फिर सुन लो, मैं अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। ओवर। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे और आवाज़ में बात करते हुए कहा, इमरान क्या मतलब? तुम कहाँ से बोल रहे हो? सरदार मातू कहाँ है? ओवर। दूसरी तरफ से चीख कर कहा गया, मेरा ख्याल था कि सरदार मातू को किसी सेक्शन हेडक्वार्टर से कंट्रोल किया जाता होगा, लेकिन अब मालूम हुआ कि ये खेल सेकंड हेडक्वार्टर की तरफ से खेला जा रहा है। तो फिर तफसील सुन लो, तुम्हारा सरदार मातू अपने साथियों समेत हलाक कर दिया गया है। तुम्हारी मातू एरिया में मौजूद लेबॉर्ट्री भी तबाह कर दी गई है। ओवर। इमरान ने कहा, क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ये सब झूठ है। सलाजीम तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा देते, वो तो किसी भी तरह हलाक नहीं हो सकते। ओवर। दूसरी तरफ से चीखते हुए कहा, जब हम लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए तो वहाँ मौजूद सैकड़ों सलाजीम पहले ही हलाक हो चुके थे। इनकी लाशें देखकर हम भी हैरान रह गए। हमने पहले इस लेबॉर्ट्री में बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी, इसलिए वहाँ मौजूद सब लोग बेहोश पड़े थे। हमने लेबॉर्ट्री इंचार्ज प्रोफेसर एडगर को होश दिलाया। फिर इस प्रोफेसर एडगर ने बताया कि वो पहले ही ये तजुर्बा कर चुके थे कि सलाजीम बेहोश कर देने वाली गैस से बेहोश होने की बजाय हलाक हो जाते हैं। वो इस सिलसिले में अभी तहकीक कर रहे थे कि उसकी क्या वजह है, उसका इद्राक क्या हो सकता है कि हमने अंदर गैस फायर कर दी। इस तरह वहाँ मौजूद तमाम सलाजीम हलाक हो गए। फिर हमने आइंदा के लिए इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल इस दुश्मन की लाशों को पेट्रोल छिड़क कर जलाकर राख कर दिया, ताकि इसके DNA से उन्हें दोबारा वजूद में लाया जा सके। और इसके साथ साथ वो ढांचा जिसके DNA से प्रोफेसर एडगर और उसके साथियों ने सलाजीम को वजूद में लाया था, वो भी जलाकर राख कर दिया। लेबॉर्ट्री में मौजूद तमाम साइंसदानों को भी हलाक कर दिया गया और तमाम मशीनरी भी तबाह कर दी गई। सरदार मातू और उसके साथी और उसकी तमाम मशीनरी सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। ओवर। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेबॉर्ट्री में दाखिला मुमकिन ही नहीं। फिर इस पर वॉच टावर्स हैं और तुम किसी सूरत मार्तू एरिया तक नहीं पहुंच सकते। कलाश से मार्तू तक हर तरफ स्कैनर नस्ब हैं जो एक लम्हे में तुम्हारी निशानदही कर सकते हैं। ओवर। दूसरी तरफ से हिस्सानी अंदाज में चीखते हुए कहा गया, मुझे मालूम है कि इस लेबॉर्ट्री की तबाही का सुनकर तुम अपने होशो हवास खो बैठे हो। इस ट्रांसमीटर को मेरे पास होना इस बात का सबूत है कि हम मार्तू एरिया में तुम्हारे सरदार मातू तक पहुंच चुके हैं, और प्रोफेसर एडगर का नाम ही इस बात का सबूत है कि हम लेबॉर्ट्री के अंदर पहुंच जाने में कामयाब हो गए। तुम लोग मशीनरी को ही सब कुछ समझ लेते हो। तुम्हारा ख्याल है कि तुम जदीद मशीनरी इस्तेमाल करके नामुमकिन को मुमकिन बना लोगे, लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इंसान के जहन को अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ इंसान की बनाई हुई तमाम मशीनरी से कहीं आला और वारे है। और जहाँ तक स्कैनर्स का ताल्लुक है, हम जिस जीप पर सवार थे इस पर कस्टान रेस का आला मौजूद था, इसलिए स्कैनर्स बेकार हो गए। ओवर। इमरान ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा, अगर वाकई ऐसा हो गया है तो फिर तुम समेत पूरे पाकिस्तान का वजूद ही सफाई हिस्ती से मिटा दिया जाएगा। ओवर। उसी तरफ से इस तरह चीखते हुए लहजे में कहा गया, तुम्हारी जहनियत कैफियत को मैं बखूबी समझ रहा हूँ, और ये भी बता दूं कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा ये सेकंड हेडक्वार्टर जनूबी बहरुल काहल के दूर दराज जजीरे कोंगा में वाक़या है। और ये भी बता दूं कि हमारे लिए इस पूरे जजीरे को समंदर में गर्क कर देना कतई मुश्किल नहीं। अपने हेडक्वार्टर से पहले बात कर लो, फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात सोचना। समझ गए तुम? और इस बात को याद रखना। ओवर एंड ऑल। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे पूरी कुव्वत से कमरे के सामने वाली दीवार पर दे मारा। एक धमाके के साथ ही ट्रांसमीटर टूट फूट कर नीचे गिरा और उसके पुर्जे फर्श पर बिखर गए। ये क्या किया तुमने? इसकी क्या ज़रूरत थी? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा, इसके ज़रिए वो ये मालूम कर लेते कि हम इस वक्त कहाँ हैं, और यहाँ से पाकिस्तान तक का सफ़र काफ़ी तवील है। तुम सोच भी नहीं सकती कि इस लेबॉर्ट्री की तबाही का सुनकर इनकी क्या हालत हो रही होगी। इसलिए मैंने उसे फौरी तबाह कर दिया है ताकि उन्हें मालूम ना हो सके कि हम कहाँ मौजूद हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, इमरान साहब, अगर आपने सेकंड हेडक्वार्टर को दुरुस्त मकाम तलाश कर लिया है तो उसकी तबाही भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा लाहक हो सकता है। सफदर ने कहा, वैसे तो मुझे यकीन है कि ब्लैक थंडर का मेन हेडक्वार्टर
उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन मैंने दानिस्ता उसे वो मकाम बता दिया है ताकि उसके होश व हवास दुरुस्त रहें, और मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सोचना भी तर्क कर देंगे। इमरान ने जवाब दिया। इसके बावजूद इमरान साहब, आप इस ब्लैक थंडर तंजीम की तबाही ज़रूरी हो गई है। ये वाकई ही पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, कैप्टन शकील ने कहा। ये सोचना चीफ का काम है। हमें जो टास्क दिया गया था वो अल्लाह ताला के फजल करम से मुकम्मल हो गया है, और इस गैर फितरी मखलूक सलाजीम से पूरी दुनिया को जो ख़तरा लाहक हो गया था, इनका खात्मा कर दिया गया है, और फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। इमरान ने जवाब दिया, और उसके साथ उसने जेब से एक रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकाल कर सामने मेज़ पर रख दिया। इस लेबॉर्ट्री में वायरलेस चार्जर मेगा बम नस्ब तुमने किए हैं, और अब वक्त आ गया है कि उन्हें डिस्चार्ज करके उसे पूरी लेबॉर्ट्री को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। इमरान ने कहा। बिल्कुल इमरान साहब, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इन साइंसदानों का कुछ पता नहीं। उन्होंने लेबॉर्ट्री के किसी कोने खुदरे से किसी सलाजीम का DNA निकाल कर फिर इस पर काम शुरू कर देना है। सफ्तर ने जवाब देते हुए कहा। सालिया, ये कारनामा तुम्हारा है, इसलिए इस लेबॉर्ट्री को तुम्हारे ही हाथों तबाह होना चाहिए। इमरान ने सालिया से मुखातिब होकर कहा। तो सालिया बेइख्तियार उछल पड़ी। मेरा कारनामा कैसे हो गया? ये हम सबका मुश्तरका कारनामा है, सालिया ने कहा। नहीं, इस लेबॉर्ट्री में बेहोश कर देने वाली गैस फायर करने का आइडिया तुमने दिया था, और इस गैस की वजह से तमाम सलाजीम खुद ब खुद हलाक हो गए, और हम भी अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। वरना हकीकत यह है कि मेरा जहन सोच सोच कर थक गया था, और कोई ऐसी तरकीब समझ ना आ रही थी जिससे ये दोनों काम हो सकते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वाकई ही इंतहाई आला सरफ के मालिक हैं इमरान साहब। आप अपने क्रेडिट को जिस खुश दिली और फयाजी से दूसरों की झोली में डाल देते हैं, ये वाकई ही आपका काम है, सालिहा ने बड़े जज्बाती से लहजे में कहा। अरे, इस कदर जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। जो काम जिसने किया है उसे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने रिमोट कंट्रोल नुमा आला उठाकर सालिहा के सामने रख दिया। इमरान साहब, अगर वहाँ इस लेबॉर्ट्री को तबाह किया जाता तो कम अज़ कम हम उससे तबाह होते तो देख लेते। यहाँ तो सिर्फ बटन प्रेस करके तबाही ये समझ लिया जाएगा कि लेबॉर्ट्री तबाह हो गई, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वहाँ अगर लेबॉर्ट्री तबाह की जाती तो मारतू कबीले के साथ साथ और न जाने कितने कबीले वहाँ पहुँच जाते, और जोसेफ अकेला सब कबीलों का सरदार ना बन सकता था। फिर शायद हमारी बखैरियत वापसी भी मुश्किल हो जाती। पहले ही आधी टीम जख्मी होकर पाकिस्तान Like, comment, share, press the bell icon